हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई सब लोग? गुड आफ्टरनून सर। सब 12th पास हुए हैं बिना एग्ज़ाम दिए, अलग ही खुशी की बात है ये, गुड आफ्टरनून सर। है ना। एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और 90 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं। यस सर भी बोल रहे हैं और कुछ लोग। भैया ये आप समझिए, ये मैं सरकाज़म दे रहा हूँ, इसको चीज़ को समझिए आप थोड़ा। बिना पढ़े पास होना कोई मज़ेदार चीज़ थोड़ी ना। चलिए भाई, हाँ तो मेरा नाम है वतन शर्मा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा नीचे। मैं 9, 10th, 11, 12th को मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ और सीए फाउंडेशन को, जैसा कि आप सब्जेक्ट का नाम देख रहे हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पढ़ाता हूँ आपको, सीए वालों को। और मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ और इस सब्जेक्ट को जब से ये सब्जेक्ट आया तब से मैं ही पढ़ा रहा हूँ एक्सेल में। 2000 शायद 17 या 18 के आसपास सीए, पहले सीपीटी हुआ करता था, आप लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो। उसके बाद ये सीए फाउंडेशन हो गया, तब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो तब से इस सब्जेक्ट को मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई। तो ये मेरे बारे में जानकारी हो गई, उससे ज़्यादा तो मैं जानकारी दूंगा नहीं, ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ हो जाएगी फिर मेरी। तो जितना जानकारी आपको ज़रूरत है उतनी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। आपको सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए। चलिए भाई, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये सब्जेक्ट जो भाई साहब है, ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे कौन से सब्जेक्ट के साथ? कौन से सब्जेक्ट के साथ पढ़ेंगे बेटा? बीसीआर तो ये खुद है, लॉ के साथ। बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का निक नेम है, निक नेम क्या शॉर्ट फॉर्म है बीसीआर। निक नेम तो इसका प्यार से हम इसको बुलाते हैं इंग्लिश। क्या बुलाते हैं प्यार से? इंग्लिश। क्यों बुलाते हैं प्यार से इंग्लिश? क्योंकि उसी के जैसा है। लिटरेचर छोड़ के बाकी जो आप अपन राइटिंग वाइटिंग पार्ट पढ़ते हैं ना, पूरा ये लिटरेचर नहीं है। आप कहानी नहीं सुनेंगे, आप कहानी, ये सब कहानी वानी नहीं सुनेंगे आप। वो सब आप कर चुके हो, वो सब आप 12th में पढ़ चुके हो। 12th में पढ़े हो कि नहीं? इंग्लिश में पढ़े होगे ना। क्या क्या चैप्टर था वो? दो लड़के लोग का चैप्टर था, जिसमें एक जन बेंगल फैक्ट्री में काम करता है, एक जन, यही पढ़े हो ना तुम लोग? है ना। क्या मुमताज, नहीं मुराद, ऐसा पता नहीं कुछ तो भी नाम। एक मुराद था और हाँ, दूसरा सर कुछ जो भी है ना वो। सर हाँ, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब लिटरेचर पार्ट है। तो ये सब तो अपने को पढ़ना नहीं। अपन इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर ग्रामर और राइटिंग स्किल। बेसिकली यहाँ पे जो आपको पढ़ना है बीसीआर में, ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या था, ये भी समझ लेते हैं, तब आप थोड़ा ब्रीफ इसका दे देता हूँ कि रीज़न क्या था। देखो गाइस, क्या हो रहा था पता है? सीपीटी जब हुआ करता था तब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो क्या होता था, बच्चे लोग सीए तो बन जाते थे पर राइटिंग स्किल थोड़ी ख़राब होती थी। कैसी राइटिंग स्किल? मैं बताता हूँ कैसी राइटिंग स्किल। जब आप सीए बन जाओगे, कहीं ना कहीं जॉब करोगे, एकदम अच्छे से जोरदार पढ़ दिया तो भी पहले तो जॉब करोगे, बाद में आप खुद का फॉर्म खोलोगे। ऐसा थोड़ी ना कि सीए बनते ही तुरंत फॉर्म खोल लेगा आदमी। पहले आदमी एक्सपीरियंस के लिए जॉब तो करता है। तो जॉब करते तो आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपको मीटिंग में बैठना पड़ता है या मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लेटर ईमेल लिखना पड़ता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ये सारी राइटिंग स्किल में आती। तो क्या देखा गया कि बच्चे सीए तो बन जाते थे, बट ये जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होती थी ना, ऑफिशियल राइटिंग स्किल्स, इसमें अपन थोड़ा सा क्या करते थे? लैक करते थे थोड़ा सा। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को एकदम स्टार्टिंग में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इंटर और सीए फाइनल तो आप डेप्थ में चले जाते हो। इंटर और सीए फाइनल मतलब सीए के डेप्थ में जाओगे, उस समय थोड़ी ना आपको राइटिंग स्किल सिखाने बैठे रहते। तो इसलिए स्टार्टिंग में एक 40 नंबर का आपको राइटिंग स्किल, थोड़ी बहुत ऑफिशियल राइटिंग स्किल सिखाने के लिए आपको ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पहली बात। दूसरा रीज़न ये भी, अभी तक आपने लगभग मेरे ख्याल से हर क्लास, हर सब्जेक्ट का एक एक क्लास हो चुका होगा। एक ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने अपने जीवन में पहली बार सुना होगा, दैट इज लॉ। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, भले नाम अलग होगा पर नाम, जैसे बीसी के, मैंने सुना है बीसी के बीएसटी जैसा है, इको तो इको ही है, अकाउंट्स तो अकाउंट्स है, मैथ्स भले अपन 2 साल से मैथ्स नहीं पढ़े पर बचपन से तो पढ़े ना भाई। ऐसा तो नहीं है 2 + 2 22 बोल देते अपन, 2 + 2 4 ही बोलते ना भैया अपन। तो गणित भी तो अपन बचपन से पढ़े, थोड़ा सा भुला जाता है वो बात अलग है, पर बचपन से पढ़े तो है। बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना, एक गाना कहाँ से आया? वहीं से तो आया कि भैया बचपन में जो पढ़ी हुई चीज़ें भूलना नहीं है अपने को, है ना। सब्जेक्ट लोग से प्यार मोहब्बत बना के रखना है अपने को। तो भाई ये सब्जेक्ट का लाने का रीज़न यही था। एक तो जो मैंने बताया कि राइटिंग स्किल बच्चों की थोड़ी ठीक रहनी चाहिए, ऑफिशियल राइटिंग स्किल।
दूसरा रीज़न ये कि लॉ जो है ना बेटा, लॉ पहली बार पढ़ते हैं अपन और एकदम टेक्निकल हो जाता है, एकदम टेक्निकल। मतलब लॉ में आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, जैसा लिखा लिखा है वैसे ही लिख। बाकी सर बताएंगे, मेरे को 0% आइडिया है ना, जितना मैं बच्चों से सुनते रहता हूँ उतना बस बता रहा हूँ, क्योंकि अपन है इंजीनियरिंग वाले, अपने को इसका कुछ आइडिया नहीं। तो मैं सिर्फ मैथ्स और इसके बारे में जानता हूँ। मैथ्स तो सौरभ सर पढ़ाते हैं, सौरभ सर मेरे खुद के सर है, सौरभ सर से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। मैं जब स्कूल में उनसे ही पढ़ा था 11th-12th में। तो लॉ क्या हो जाता बेटा, अगर सिर्फ लॉ 100 नंबर का होता ना तो बड़ी तकलीफ हो जाती पास होने में। एकदम नया सब्जेक्ट, एकदम नया, एकदम जोर से नया सब्जेक्ट है वो, और उसमें एकदम टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो क्या हो जाती, पास होने में बहुत दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए लॉ के साथ एक ऐसा सब्जेक्ट मर्ज किया गया है कि लॉ में अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी रहा है तो ये सब्जेक्ट आपको क्या करा सकता है, पास करा सकता है। स्कोरिंग में हेल्प करेगा कि लॉ में अगर कम नंबर आ रहा है तो ये आपका स्कोर बढ़ाएगा। तो भैया लॉ और बीसीआर मिला के कितने नंबर का होता है, 100। 60 नंबर का आपका होगा लॉ और 40 नंबर का आपका क्या होगा, बीसीआर। ठीक है। अब इसमें इंडिविजुअल पासिंग क्राइटेरिया कुछ नहीं है कि आपको लॉ में अलग से 60 में से कुछ नंबर लाके पास होना है और बीसीआर में कुछ नंबर लाके पास होना है, ऐसा कोई इंडिविजुअल क्राइटेरिया नहीं है भैया। ना ही जब रिजल्ट आएगा, तो आपको अलग अलग मार्क्स देखने को मिलेगा। बस लिखे रहेगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, और साइड में लिखा रहेगा फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स। तो दोनों को मिला के 80 मार्क्स है। आप बाइफरगेट वैसे नहीं दिया रहेगा, पर मनी मन एग्जाम तो अपन ही दिए, तो मनी मन आप एनालिसिस तो कर सकते हो कि मेरे को किस में क्या मिला है। वो मेन एग्जाम में ऐसा आता है। तो इंडिविजुअल पासिंग क्राइटेरिया नहीं है इन दोनों में, पर टोटल देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट है, उसमें इंडिविजुअल पासिंग क्राइटेरिया कोई ना कोई टीचर ने तो इनिशियल क्लास में बताया ही होगा। इंडिविजुअली आपको 100 में से कितने मार्क्स लाने हैं, 40 मार्क्स तो लाने ही है। पर आप सिर्फ 40 मार्क्स टारगेट करोगे तो ओवरऑल फेल हो जाओगे, ये भी बड़ा दिक्कत है। इसमें ही गणित है, पास होने में ही बहुत बड़ा गणित है कि भैया आप सब में 40-40 नंबर ला लिए, 160 नंबर, तो भी फेल माना जाएगा। क्यों, ओवरऑल 400 में से कितना नंबर चाहिए, 200 नंबर। ठीक है भैया। तो आप ये मत सोचिए कि हर सब्जेक्ट में 40 नंबर ला लूंगा, चलो भैया हो गया, चलो टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको हर सब्जेक्ट में आप मन में जो लोग को टॉप करना है, रैंक वैंक लाना है, वो तो 90 प्लस ही लेके चलते हैं। जिनको सिर्फ पास होने वाले भी रहते हैं ना, अपने को ज़्यादा लालच नहीं है। कई लोग बच्चे होते हैं अपने को टॉप ऑफ से लालच नहीं, अपन पास होने में खुश रहते हैं। तो वैसे बच्चे लोग 60-70 मार्क्स टारगेट करिए, क्योंकि 60 मार्क्स टारगेट करोगे तब जाके तो 50 नंबर आएगा भैया, 50-55 नंबर आएगा। 60-70 मार्क्स ऐसा थोड़ी ना, इतना जोरदार थोड़ी ना अपन की 60 नंबर टारगेट करते 60 में 60 ही आ जाएगा, समझ रहे। तो 40 नंबर तो कभी टारगेट ही नहीं करेंगे, ना ही 50 नंबर टारगेट करेंगे कि 200 लाना है तो 50-50 नहीं। टारगेट तो आपका उसका 15-20 नंबर ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि 5-6 नंबर तो ऑब्वियसली कट ही जाता है कहीं ना कहीं, आप कितना भी अच्छा पेपर बना के आओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे अब आते हैं इस सब्जेक्ट के, गाइज ये है सब्जेक्टिव। मैथ्स इको बीसी के आपका ये 2 सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव हो तो बता दिया गया होगा। अकाउंट्स और ये जो सब्जेक्ट है लॉ बीसीआर, ये है सब्जेक्टिव। तो मैं शुरू से ही बता रहा हूं और बीच बीच में मैं याद दिलाते रहूंगा। शुरू से ये चीज समझ लीजिए, भले ये इंग्लिश है, भले आपको लगेगा कि अरे इजी है यार, क्यों लिखे, क्यों एक्स्ट्रा घर में मेहनत करें, हालांकि ज़्यादा घर में मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। पर आपको देखो ये सब्जेक्ट सिर्फ आपसे 2 चीज़ मांगता है, एक तो रोज़ क्लास में आओ, सिर्फ 2 चीज़ मांगेगा ना, सिर्फ रोज़ क्लास में आना है और घर पे 10 मिनट। कोई सोचो सिर्फ कोई सब्जेक्ट सिर्फ घर पे 10 या 15 मिनट मांग रहा है आपसे, रोज़ क्लास में आइए, सिर्फ घर पे 10 या 15 मिनट दीजिए, उसी में मैं गारंटी देता हूँ कि 40 में से 35 प्लस गारंटीड आएगा। पर देना पड़ेगा ना समय, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है उसमें, कहीं नहीं गया। गाइज इंग्लिश आप खुद सोचिए ना, बचपन से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं ज़्यादातर लोग, हिंदी वाले भी होंगे। हिंदी वाले लोग के लिए ये, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा होगा उसके लिए उसको थोड़ा लॉ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए लॉ का पेपर हिंदी में भी आता है, पर बीसीआर हिंदी में नहीं आएगा। लॉ का 60 नंबर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, पर बीसीआर तो है ही इंग्लिश। कभी आप इंग्लिश के पेपर को हिंदी में दिए हो क्या? नहीं भैया। कई लोग बच्चे पूछ देते ना, क्या बच्चे मासूम होते, तो हमको सब चीज़ बताना पड़ता है। एक आध 2 क्लास बच्चे सर ये बीसीआर इंग्लिश यानी हिंदी में भी इसका पेपर आएगा क्या? बेटा जब सब्जेक्ट ही इंग्लिश है तो हिंदी में पेपर कैसे आ जाएगा? तो इसका हिंदी में पेपर नहीं आता। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं
वो लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान उनको देना पड़ेगा लॉ पे। फिर भी मैं आपको इतना तो प्रिपेयर कर दूंगा कि आप 40 में से कम 20 नंबर तो ला सके, 20-25 नंबर ला सके। थोड़ा जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो ज़्यादा नंबर भी ला सकता है, हिंदी मीडियम वाला। इंग्लिश मीडियम वाले तो अगर 35 से कम नंबर लाए तो धिक्कार है, धिक्कार है, सीधा सीधा धिक्कार है। बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे, उसके बाद अगर 35 से कम नंबर ला रहे तो क्या मतलब, वो भी सिर्फ क्लास अटेंड करना है। अब गाइज आपको ध्यान ये रखना है, चाहे ये लॉ की बात हो चाहे बीसीआर, गाइज घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट को 10 या 15 मिनट देना है घर पे, उसमें पढ़ना मत। अगर आप लिख के नहीं देखोगे ना तो बहुत तकलीफ होने वाली है। अपन क्या सोचेंगे, बस पढ़ लेते हैं, पढ़ के काम चल जाएगा। जैसा कि अपन इंग्लिश अभी तक किए ही होंगे, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप यही किए होंगे। आप बस ऐसे पढ़ते होंगे, लिटरेचर हो जाए या कुछ भी हो जाए, फिर एंड में क्या होता है, वही फिर छूट जाता है, फिर 100 में से 75-70 नंबर आ जाता है। ये होता ही है क्योंकि लेंदी रहता है। राइटिंग का पेपर और वो भी लिटरेचर इंग्लिश जैसा लेंदी रहेगा, फिर छूट जाएगा। प्लस लॉ भी है। तो मैं पहले से बता रहा हूँ, फर्स्ट डे आज इंट्रो चल रहा है, फर्स्ट डे से ही बता रहा हूँ और आगे भी बार बार बताते रहूँगा कि भैया लॉ और बीसीआर का रिटर्न प्रैक्टिस ही करना है। पढ़ मत लेना, नहीं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। पढ़ोगे भी ना तो टेस्ट होंगे, टेस्ट एक दो टेस्ट बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, हो यार हर टेस्ट में आपका कुछ ना कुछ छूटना ही है, गारंटीड छूटना है अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, गारंटीड। पहले टेस्ट में बहुत लोग की आंखें खुल जाएंगी, हो यार सर सही बोलते थे, कोई तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भरोसा नहीं है तो थोड़े दिन बाद भरोसा हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऐसा है। अब सब्जेक्ट के सिलेबस पे जाते हैं, ठीक है। मार्किंग वगैरह क्लियर है, 40 नंबर का है, 40 में से 35 प्लस आराम से आया जा सकता है, आराम से। उसका भी ट्रिक बताऊंगा, पहले सिलेबस हो जाएगा उसका भी ट्रिक बताऊंगा कैसे आएगा 35 प्लस, सब बताया जाएगा। तो 35 प्लस आराम से आया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कोरिंग है, लॉ में थोड़ा बहुत तकलीफ हुई तो ये आपको फेल होने से भी बचाएगा और क्या भी करेगा, आपको स्कोर भी बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा, दोनों में काम आएगा ये। और गाइज मैं ना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि अब वही ज़्यादा, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो कि बेटा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसे तो हो नहीं आप तो। और बड़े हो गए और आजकल के बच्चे ज़्यादा ही बड़े होते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। सबसे ज़्यादा फेल होने का चांस 2 सब्जेक्ट में होता है सीए फाउंडेशन में, दैट इज़ मैथ्स एंड दैट सेकेंड इज़ लॉ। मैथ्स का रीज़न आप जानते हो, बच्चे लोग डर के ही कॉमर्स लेते हैं क्योंकि मैथ्स पढ़ना नहीं रहता है, सीधी बात भाई। ज़्यादातर बच्चे क्योंकि मैथ्स से भागते हैं इसलिए तो कॉमर्स लेते हैं, फिर घूम फिर के जीवन में मैथ्स वापस आ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो मैथ्स का डर थोड़ा, वो तो सौरभ सर से अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, तो सर तो है ही आपके साथ। दूसरा है लॉ, और लॉ बीसीआर में फेल होने का कारण ये तो कि लॉ ढंग से नहीं पढ़ते बच्चे, नया सब्जेक्ट है ना। और दूसरा ये भी होता है कि बीसीआर को हल्के में ले लेते हैं। अभी क्या होगा देखना, जैसे अभी अपन टोटल 70 लोग बैठे दिख रहा है क्लास में, धीरे धीरे अरे इंग्लिश तो है यार, छोड़ना यार, क्यों क्लास अटेंड करे, मत करो। आप इसको हल्के में लोगे सब्जेक्ट को, तो जब मेन एग्जाम होगा तो सब्जेक्ट आपको हल्के में ले लेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सिर्फ रोज़ क्लास आओ, मैं तो कुछ और बोलता भी नहीं, सिर्फ क्लास आओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कब ये सब्जेक्ट खत्म हो गया। आराम से मस्ती मजाक करते करते आराम से सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलने वाला, पता भी नहीं चलने वाला। क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो क्या है आपके डेप्थ वाले हैं। अकाउंट्स अभी पढ़ोगे उसको अगले साल भी याद रखना है, इको अभी पढ़ोगे अगले साल भी याद रखना है। अपना क्या इंग्लिश है, बीच में मस्ती मजाक करते रखते, एक से एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा खुद ही 1-2 दिन में आपको कि यार ये सब्जेक्ट तो एकदम ऐसा है कि जो 4 घंटे की क्लास होगी उसमें बीसीआर तो ऐसा है कि चलो थोड़ा टाइम पास टाइप का हो रहा है, पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हो, थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाए, हल्का मूड भी हल्का हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे आप रियलाइज़ कर जाओगे वो चीज़। तो आपको सिर्फ रोज़ क्लास में आना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, उसी में पास हो जाओगे। चलिए सिलेबस थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्या क्या है सिलेबस में। सबसे पहले है कम्युनिकेशन करके एक चैप्टर, कम्युनिकेशन करके एक चैप्टर है। सबसे पहले ये नया चीज़ें कभी पढ़े नहीं होंगे, ये आज यही पढ़ने वाले हैं, आज इसी को आज स्टार्ट करेंगे, यही चैप्टर से स्टार्ट करने वाले अपन, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है कम्युनिकेशन करके चैप्टर है। इस चैप्टर से 6 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आता है हर साल। इस चैप्टर जिनका बुक आ गई है, जो भी है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, कुछ भी कर लो, नहीं तो जब बुक आएगी तब लिख लेना, अभी जस्ट इंट्रो ही दे रहा हूँ, हमेशा बताते रहूँगा। तो कम्युनिकेशन से 6 मार्क का क्वेश्चन शॉर्ट आता है, 2-2 मार्क का 3 क्वेश्चन शॉर्ट। बहुत जोरदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, जैसा बुक में मैं अभी अपन देखेंगे पढ़ेंगे
एज इट इज क्वेश्चन आता है, आपको बस बुक के जो भी आंसर्स है उसके वर्डिंग से याद करके जाना, एज इट इज छाप देना, अपने मन से कुछ सोचने का भी नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया चैप्टर है। 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन, 6 मार्क आपको ये चैप्टर देगा। ठीक है, अगला है सेंटेंस टाइप, एक प्रकार से ग्रामर। कम्युनिकेशन था, उसके बाद ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन भैया, ग्रामर में मेनली, इसमें तो दुनियादारी दिया, मैं आपको मेनली बता देता हूँ। ग्रामर में आपको मेनली जो चीज़ें पढ़नी हो, क्या पढ़नी है, सबसे पहले आपको पढ़ना है टेंस। सबसे पहले आपको पढ़ना है टेंस। दूसरा आपको पढ़ना है वॉइस। वॉइस जानते होंगे आप, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जिनको लगता है वॉइस मतलब आवाज़, फिर से धिक्कार है अंग्रेजी मीडियम के होने पे। उसके बाद है स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब जिसको लगता है स्पीच मतलब अभी 15 अगस्त आ रहा है वो वाली स्पीच, तो फिर से धिक्कार है आपको। नरेशन, हाँ, स्पीच का नाम है नरेशन। नरेशन उसको बचपन से आप पढ़े। तो मेनली ये 3 चीज़ आपको ग्रामर में पढ़नी है, टेंस, वॉइस, नरेशन। अगर बचपन से थोड़ा बहुत ढंग से नहीं भी पढ़े होगे तो ऐसा बोला जाता है कि वतन सर बहुत अच्छा ग्रामर पढ़ाते हैं, तो नहीं भी पढ़े होगे तो डोंट वरी, अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये है। उसके बाद गाइज ये तो है, उसके बाद ग्रामर हो गया, उसके बाद ये है आपका वोकेबलरी पार्ट। वोकेबलरी क्या दिख रहा है आपको? वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीफिक्स, सफिक्स तो आज तक देखा नहीं गया, कभी आया है। सिनोनिम एंटोनिम आता है हर साल। इडियम्स, फ्रेजेस, इडियम मतलब मुहावरे, है ना, इडियम्स फ्रेजेस मतलब मुहावरे, ये आते हैं। यही बस एक ऐसी चीज़ है जो मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊँगा। यही बस एक ऐसी चीज़ है जो क्लास में मैं नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? समझ लो भैया, गुड का एंटोनिम बैड होता है, उसमें मैं क्या समझाऊँगा? मैं कुछ समझा सकता हूँ क्या? समझ रहे हो ना? तो एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस ये रटने वाली चीज़ें हैं, तो नहीं पढ़ाऊँगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरे तरफ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका एक टेलीग्राम का भी ग्रुप बना होगा, सिर्फ एक, जिसमें सब लोग हैं अभी नॉर्मल। आपका सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बन जाएगा अब थोड़े दिन में। आपका सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बन जाएगा, जैसे अपना एक BCR का ग्रुप बनेगा। तो जब वो BCR का ग्रुप बनेगा ना, तो उसमें मैं क्या कराता हूँ, सुबह शाम ये कराता हूँ। सुबह एक एंटोनिम सिनोनिम का एग्जाम्पल हो जाता है, और शाम को एक किसका एग्जाम्पल हो जाता है, इडियम्स फ्रेजेस का। और ये इसमें एक ये चीज़ है, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम जब भी एग्जाम में डायरेक्ट आता है तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में कटता है, बच्चे समझ सकते हैं। डायरेक्ट लिखा रहता है, इसकी मीनिंग लिखो, ऑप्शन भी नहीं कुछ, तो मार्क्स कटते सबसे ज़्यादा। बट यहाँ पे एक एडवांटेज है कि एग्जाम में, अपने जो फाउंडेशन के एग्जाम में, एंटोनिम सिनोनिम वाले क्वेश्चन में आपको 3 से 4 ऑप्शन भी दिए रहते हैं, कुल मिला के MCQ टाइप का, सिर्फ उतना पोर्शन। तो थोड़ा 25% चांसेस है ना सही होने के। जब ऑप्शन नहीं दिया रहता तो 0% चांस है। तो जब ऑप्शन दिया मतलब 25% चांसेस है, तो पूजा पाठ करके अगर जाओगे, जय माता दी करके लगा दिए टिक, तो फिर सही भी हो जाएगा। और इसमें मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूं कि भैया एंटोनिम सिनोनिम ऐसी चीज़ है कि भैया, व्हाट यू नो इज़ अ ड्रॉप, व्हाट यू डोंट नो इज़ एन ओशियन। आप अगर जिसको ज़्यादा अंग्रेजी लग गया उसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। भैया अगर आप स्टेशनरी जाओगे तो इतनी छोटी भी डिक्शनरी आती है और इतनी मोटी भी डिक्शनरी आती है। समझ रहे ना अब जो मैं बोलने का? तो एंटोनिम सिनोनिम तो ऐसा है कि जितना किया जाए कम है। अगर किस्मत अच्छी रही तो पढ़ा हुआ आ जाएगा या इजी आ जाएगा, खराब रही तो फिर जय माता दी। समझ रहे ना? तो यही एक चीज़ है जो थोड़ा आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं। हालांकि मैं एकदम नहीं छोड़ूंगा, पर ये थोड़ा किस्मत वाली बात हो जाती है एंटोनिम सिनोनिम, उस पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी आ गया, अगर अपने को मीनिंग पता है तो अपन दे पाएंगे, नहीं तो ये बस एक ऐसा पार्ट है जो आपको भी थोड़ा मेहनत करनी है। घर पे बुक वुक रहती है सबकी ग्रामर पे, नहीं होगी तो घर पे बच्चे होंगे, उनसे 2-4 दिन के लिए छीन लेना बुक, तू क्या पढ़ेगा, मेरे को पढ़ने दे, तो थोड़ी देर उससे पढ़ लिए। तो ये सब आप तरीका अपना सकते हैं। ये हो गया। तो ये ग्रामर पोर्शन में आपको टेंस, वॉइस, स्पीच एंड देन ये थोड़ा सा वोकेबलरी पार्ट। देन है कॉम्प्रहेंशन पैसेज। ये तो भैया सबसे इजी चीज़ है, बचपन से करते आए। एक पैसेज रहेगा, उससे 3-4 आंसर क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना है। हर साल आता है, ये भी हर साल आता है ये चीज़ एग्जाम में, हर साल ये चीज़ आता ही है। ठीक है, 5 नंबर का, 5 नंबर का। देन नोट मेकिंग, ये भी पढ़े होंगे आप, जो नहीं पढ़े होगा उसका तो हालांकि शायद सब में आ गया, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे कैसा भी बोर्ड हो, क्योंकि पिछले 1-2 साल से स्टेट बोर्ड में भी CBSE की बुक अलाउ हो गई है। अपने CG बोर्ड की बात करो ना, अगर कोई बाहर बोर्ड से तो उसका कम आइडिया है मुझे। तो नोट मेकिंग तो पढ़ा जाता ही है ना। तो ये भी देखी दुखाई चीज़ है। थोड़ा सा गाइस फॉर्मेट में चेंज आएगा। एक चीज़ समझना, जो चीज़ अपन बचपन से पढ़े या 11-12 में पढ़े, वो सेम चीज़ अगर फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं तो उसमें जो थोड़ा बहुत चेंज है वो सिर्फ फॉर्मेट में। जिसका एक छोटा सा जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि अपन जब नोट मेकिंग आप स्कूल में पढ़ते थे तो कीज़ वगैरह को बोलता था अंडरलाइन कर दो या डब्बा कर दो,
याद है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा बहुत फॉर्मेट में चेंज है, थोड़ा बहुत फॉर्मेट में, वो जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रोज क्लास आओ। देखो इसमें एक्स्ट्रा तो ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है, पर फॉर्मेट समझना ज़रूरी है ना, क्योंकि क्या होता है बेटा, ICI ना थोड़ा अड़ियल है। कैसा अड़ियल? उसको आंसर किस फॉर्म में चाहिए पता है? जैसा कि बुक में पैटर्न दिया उस फॉर्म में, जैसा कि बुक में फॉर्मेट दिया आंसर लिखने का, वो चाहता है कि एग्जाम में भी बच्चे उसी फॉर्मेट में आंसर लिखे। और अगर आप अपने फॉर्मेट में सही आंसर भी लिख दिए ना तो गलत दे देता है। ये क्यों मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं शुरू से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों को कम नंबर आता है तो फिर पेपर ओपन करवाते दिखाते तो फिर समझ में आता है हाँ ये इसने अपने मन से होशियारी दे दी है, समझ रहे? तो इसलिए मैं पहले से बता रहा हूं कि फॉर्मेट जो मैं आपको बताऊंगा, बुक देख के आप भी देखेंगे, बुक आपके सामने रहेगी, उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। हर चैप्टर में वो सब चीज़ अपन देखेंगे। तो नोट मेकिंग ये भी हर साल आता है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता है। ये इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग कुछ नहीं है। उसके बाद ये प्रेसी राइटिंग। प्रेसी मतलब होता है कोई पैसेज आता है उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करके लिखना है, ये होता है प्रेसी राइटिंग। समरी बोल सकते हो पर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। तो ये भी हर साल आता है। तो चलिए, अभी तक अपन ने कम्युनिकेशन से चालू किया था और ये 7th टॉपिक आ गया है। बेसिकली ये 6th टॉपिक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग कुछ टॉपिक नहीं है, उससे कुछ नहीं आता है। तो बेसिकली 6th टॉपिक है। तो ये जो शुरू के 6 टॉपिक है ना, ये हर साल आते हैं। कम्युनिकेशन, ग्रामर, कॉम्प्रेंशन पैसेज, नोट मेकिंग एंड देन प्रेसी राइटिंग। ये हर टॉपिक, और वोकैबुलरी, ये आता ही है हर साल। इतना पोर्शन हर साल एग्जाम में आता ही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो गए आपने BCR के। उसके बाद क्या है गाइस, देखो आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल ये भी आप लिखे हो कभी ना कभी। रिपोर्ट राइटिंग, आपने रिपोर्ट लिखा होगा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट या स्कूल में एनुअल डे हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट लिखी है। लेटर, फॉर्मल लेटर है, इस बार वो वाला लेटर नहीं है कि मेरी वैकेशन लग रही है तो मैं आपके चाचा के घर घूमने आऊँगा तो वो वाला लेटर लिखो, है ना। या फिर यहाँ पे वो भी नहीं है कि क्या नाम से मेरे हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए, वो हाफ ईयरली के मार्क्स बताने के लिए लेटर लिखो, उस टाइप वाला नहीं है। फॉर्मल लेटर अपन जो मैंने बताया ना, ये आप जो ये सब चीज़ पढ़ने वाले हो, क्यों पढ़ने वाले हो, ताकि ये आप जब कहीं जॉब करो तो काम आए। तो ये जो लेटर आप पढ़ने वाले हो, ये ऐसा लेटर है कि जॉब से प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल आदमी दूसरे प्रोफेशनल आदमी को लेटर लिख रहे हैं। वो तो डीप में अपन जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। तो ये कितने टॉपिक हो गए अपने, एक था आपका आर्टिकल, फिर दूसरा रिपोर्ट, तीसरा हो गया लेटर। लेटर के अंदर 2-3 चीज़ें नहीं, देखो आपको दिख रहा होगा सर्कुलर और मेमो करके 2 टॉपिक और, ये 5 टॉपिक ये हो गए। छठवां टॉपिक हो गया मेल। मेल और लेटर में कुछ फर्क नहीं होता, बस फॉर्मेट का फर्क। भैया क्या है, पहले कबूतर जा 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 चलता था, आज का ट्विटर हो गया। तो लेटर और ईमेल में फर्क क्या है बताइए। लेटर मतलब कागज वाला, ईमेल मतलब डिजिटल वर्चुअल इंटरनेट। फर्क क्या, लिखते तो अंदर वही है ना भैया, लिखोगे तो अंदर वही, जो लेटर में लिखते वही तो ईमेल में लिखते हैं। तो फर्क सिर्फ फॉर्मेट का होता है, बाकी सब चीज़ सेम होता है, देखेंगे वो भी। तो छठवां टॉपिक ये हो गया। सातवां हो गया रेज्यूमे, और ये 8वां हो गया मीटिंग। रेज्यूमे मीटिंग शायद पहली बार पढ़ोगे आप। तो गाइज ये 8 टॉपिक हो गए। शुरू के 7 टॉपिक हर साल एग्जाम में आते हैं। इसके बाद के जो आपको 8 टॉपिक बताएंगे, इनमें से कोई 2 टॉपिक आता है। कौन 2 टॉपिक होता है कोई नहीं बता सकता। उन लोग भी खेलते अपना, जिसमें उंगली रख दी वो टॉपिक उस साल उठा के दे देते हैं, ऐसा है। तो बाद के जो 8 टॉपिक है वो भी, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं लेस इंपॉर्टेंट है, पर उसमें से क्या आएगा ये कोई नहीं बोला जा सकता। शुरू के 7 टॉपिक तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर साल आते हैं। बाद के टॉपिक्स का कोई लेना देना नहीं। कोई भी 2 टॉपिक, कोई भी 3 टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, कोई भी 2 से 3 टॉपिक, कोई भी। बहुत सारे ऑप्शन है ना, आपने देखा है 8 से 9 ऑप्शन है, उन 8 से 9 ऑप्शन में से कोई 3 टॉपिक देना है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया सिलेबस। अगर किसी को सिलेबस में कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो हैंड रेस करेंगे, ठीक है। अगर किसी को भी सिलेबस में कोई दिक्कत है, कुछ पूछना, कुछ भी ऐसा जनरल टाइप का क्वेश्चन है तो हैंड रेस करेंगे, फिर अपन चैप्टर चालू करेंगे। हाँ भाई चमन, चलिए आप जो सिलेबस बताए हैं वो एक्सेल बुक से बताए क्या? नहीं बेटा, ICI की बुक है वो। अच्छा, एक्सेल की बुक मैं जैसे बताऊंगा उस हिसाब से रिफर करना। एक्सेल की बुक आपको मिल गई होगी, अभी उसको बंदी रहने दो। देखना है तो देख लेना उसमें क्या क्या दिया है, पर एक्सेल की बुक जब मैं बोलूंगा रिफर करना तभी आपको करना है। ओके। मेरे सब्जेक्ट में एक्सेल की बुक में सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है
क्योंकि देखो इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट है तो उसमें मेरे एक्सप्लेनेशन पूरा आईसीआई की बुक से ही काम बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जिस हर टॉपिक का भी नहीं है, जो जो टॉपिक में रिक्वायर्ड था प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्स्ट्रा उस टॉपिक में है, ठीक है। तो मैं जैसे कम्युनिकेशन जो चैप्टर है ना उसका आपको नोट्स उसमें दिखेगा ही नहीं, क्यों भैया बुक में मोर देन इनफ दिया है। मेरा ये मानना है, देखो गाइज नोट्स ज़्यादातर कई लोग क्या कर देते हैं अननेसेसरी ज़्यादा मोटा बुक, क्यों अगर आईसीआई की स्टडी मटेरियल में कोई एक चैप्टर से काम बन रहा है तो मैं क्यों उसको आपको नोट्स बढ़ाऊँ ज़बरदस्ती। तो कम्युनिकेशन चैप्टर आपको दिखेगा ही नहीं उसमें, क्यों बुक से ही काम बन जा रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर आपको उसमें नहीं भी दिखेंगे, तो वो सब टेंशन मत लो, जैसे जैसे चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे वो सब पता चल जाएगा। ये जो है ये आईसीआई की बुक है, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, बुक ऑर्डर करना पड़ता है। पर अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया तो भी ये बुक आपके पास होने का एक तरीका है। क्या है ना, इंटरनेट के बहुत सारे अच्छे भी उपयोग होते हैं जो हम इग्नोर करके रखते हैं। अपन को लगता है इंटरनेट का यूज़ सिर्फ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाने के लिए, यूट्यूब में बचपन का प्यार गाना देखने के लिए, पर उससे बहुत अच्छे अच्छे भी यूज़ है इंटरनेट। उसका सबसे अच्छा एक यूज़ ये है आप लोग के लिए कि आईसीआई की एक वेबसाइट है, आईसीआई की एक क्या है वेबसाइट। तो आप आईसीआई की वेबसाइट खोलेंगे, ऐसा खोल के आपको दिखेगा, कोई भी बुक निकाल सकते हो उससे, सिर्फ मेरी बुक की बात नहीं है। उसके बाद देखिए एक स्टूडेंट करके दिख रहा है आपको, स्टूडेंट से नीचे जाएंगे आप BOS नॉलेज पोर्टल, इसको क्लिक करिए, नीचे आपको कोर्सेज दिखेंगे। ऑब्वियसली आपको अभी फाउंडेशन कोर्स का ही जानना है, फाउंडेशन कोर्स सेलेक्ट किए, नीचे सारी सिलेबस आ गए, ये आपके पास सारी बुक्स है एक्चुअली। प्रिंसिपल प्रैक्टिस ये अकाउंट्स की हो गई, ये अपनी सेकंड नंबर पे अपनी बारी है, तो ये अपन खोल लिए। ये अपना बहुत सारी चीज़ें इसमें देखो क्या क्या है, ये स्टडी मटेरियल है दोनों ऊपर नीचे, ये क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए 2018 से देखिए ये सारे क्वेश्चन, इसको डिस्कस करेंगे अपन, धीरे धीरे सब करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर किसी को स्टडी मटेरियल देखना है तो। फिर रिवीजन टेस्ट है, मॉक टेस्ट पेपर है जो हर साल अपलोड होता है। मॉक टेस्ट पेपर मतलब समझते हैं ना, एग्जाम के पहले एक ऐसे ही मॉक टेस्ट हुआ है, तो अभी तक जितने हुए वो सारे इसमें अंदर है। सजेस्टेड आंसर्स है ये, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये। अब इसमें भी 2 स्टडी मटेरियल है ना गाइस, आप लोग 2021 वाले तो आपको ऊपर का काम आएगा। देखो स्टडी मटेरियल रिलेवेंट टू May 2021 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अपन 2021 में बैठे, आप लोग मई दोगे, पर कौन सा, अगर कोई मई वाला है तो मई देगा तो वो भी 2022 देगा, और नवंबर तो अभी वाला देने वाला है, तो May 2021 से आगे मतलब अगला जो एग्जाम होने वाला है उसमें कौन सा स्टडी मटेरियल काम आएगा ये। तो ये स्टडी मटेरियल अपन ने खोल दिया, चैप्टर वाइज सब खुल गया, तो इसका PDF निकलते जाएगा। तो अगर बुक जब तक नहीं आती तो आप इससे काम चला सकते हैं, जब तक बुक नहीं आती, ठीक है। तो इंटरनेट के बहुत बहुत सदुपयोग भी है जो अपन इग्नोर करते हैं, तो ये मैंने आपको एक सदुपयोग बता दिए जो आपके काम का है, ठीक है। चलिए तो क्लियर है अमन। नहीं ऐसा नहीं रहता, वो एक ओवरऑल ऑप्शन रहता है उसमें, उसका भी क्वेश्चन आया तो मैं बता देता हूँ, उसको डीप में बाद में बता दूंगा। आपका पेपर तो एक साथ आता है लॉ BCR का, 1 से 6 क्वेश्चन तक लॉ के क्वेश्चन रहते हैं, 1 से 6 क्वेश्चन तक लॉ के क्वेश्चन रहते हैं। उसका मेरे को पता नहीं आया तो वो 6 तक हो गए। फिर होता है 7, 8, 9, 10, 11, 5 क्वेश्चन रहता है किसका, BCR का। हर क्वेश्चन रहता है 10-10 मार्क्स का, तो ऐसे तो हो गया 40। इसका मतलब क्या, 5 में से कोई 4 क्वेश्चन बनाना। अच्छा 5 में से एक्चुअल में कोई 4 नहीं बनाना रहता, 5 में से एक क्वेश्चन तो मैंडेटरी रहता है जो आपको अटेम्प्ट करना ही है, जिसमें रहता है कॉम्प्रहेंशन पैसेज और नोट मेकिंग। 5 नंबर का कॉम्प्रहेंशन पैसेज, 5 नंबर का नोट मेकिंग, वो पार्ट है मैंडेटरी पार्ट। बाकी जो बच्चे 4 है उसमें कोई 3 बनाना रहता है, वो वैसा ऑप्शन रहता है। वो जब और थोड़ा सिलेबस हो जाएगा ना, तो आपने अभी देखा ना क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। अभी दिखा दूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा कौन से टॉपिक का कितना क्या, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो चीज़ में जब थोड़ा सिलेबस हो जाएगा ना तब मैं वो आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स, चालू करें अपन अपना। चलिए तो ये आपका इंडेक्स हो गया, सिलेबस अपन ने देख लिया। चैप्टर चालू करते हैं, पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन। चलिए कम्युनिकेशन, सब अंग्रेजी माध्यम के बच्चे लगभग, जो हिंदी माध्यम का बच्चा होगा उसको भी ये वर्ड तो आता ही होगा। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हैंड रेस करेंगे ना, मच्छी बाजार नहीं बनाना है। जिसको आंसर देना हैंड रेस करेगा बढ़िया और आंसर देगा, एकदम चाव चाव नहीं करना। 40 लोग एक साथ नहीं बोलेंगे भाई। हाँ आकांक्षा, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत।
कम्युनिकेशन मतलब एकदम जनरल अगर डेफिनेशन बोला जाए तो बात करना, है ना। दिनेश, दिनेश बेटा हाथ खड़े करके बोलना भी, बस ऐसे नहीं करना है। चलिए उदय। दो लोग जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन। ये थोड़ा और अच्छा हो गया, मतलब ये थोड़ा जनरल लैंग्वेज में से थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज हो रहा है। अच्छा हाँ, और एक आध से और बोलते हैं। गाइज एक चीज़ और ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो एकदम सब लोग हाथ उठाएंगे ना तो मैं सबसे तो पूछ नहीं पाऊंगा, तो जिससे मैं नहीं पूछ पाया वो मन में एकदम अरे यार मेरे से तो पूछा नहीं, मैं हाथ उठाया था, सर बेकार है ये वो। कृपया ऐसा ना करें, ठीक है। बचपना नहीं भैया ना, पूरे 70 लोग से अगर मैं पूछने गया तो आज की क्लास तो उसी में निकल जाएगी, ठीक है। तो 2-3 लोग का जो मेरे को नाम दिखेगा मैं उनसे पूछ लूँगा, ठीक है। ईशानी। सर जिसके थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। हाँ, पार्ट पार्ट में ही सही पर सबका आंसर करेक्ट है। जिसने भी अभी तक बोला है पार्ट पार्ट में ही सही, आंसर करेक्ट है। एक लड़के से और ले लेते हैं तो बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, सर तो लड़कियों से पूछ लिए, लड़कों से पूछते नहीं है। लड़के लोग बहुत ऐसा, या फिर लड़कियाँ क्या बोलेगी, सर तो अपने कॉम वालों से ही पूछते हैं, सिर्फ लड़कों से ही पूछते रहते हैं, हमसे तो पूछते ही नहीं। क्या है कि मैं भी बहुत बदमाश बच्चा रहा हूँ ना, तो मेरे को पता है कैसी बातें होती है। विनायक, विनायक है कि विनायक है? कम्युनिकेशन मतलब जिससे वन पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपने फीलिंग्स थॉट्स सब एक्सचेंज कर सकता है। चलिए ठीक है, तो ये कुल मिला के सबने सही बोला, किसी ने गलत नहीं बोला है, ठीक है। जनरल लैंग्वेज में सबने सही बोला। तो गाइस देखिए कम्युनिकेशन मतलब क्या, कम्युनिकेशन मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में जो सबसे पहला आंसर आया था बात करना, सीधी सी बात। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, बात करना। अब मन में ये बात आई होगी कम्युनिकेशन मतलब तो बस बात करना होता है, उसके चक्कर में एक पूरा चैप्टर बना दिया इन लोग, काम धंधा कुछ रहता नहीं, कम्युनिकेशन के ऊपर में पूरा इतना बड़ा चैप्टर बना दिया। बेटा ये तो सिर्फ चैप्टर है, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने तो पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा कम्युनिकेशन स्किल करके। अगर कोई किसी के भाई बहन इंजीनियरिंग वाले होंगे तो उनसे पूछना, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ना कम्युनिकेशन स्किल करके एक पूरा बुक होती है, बुक सब्जेक्ट, जिसमें 5, आप लोग बीकॉम तो करोगे ना, 5 यूनिट होता है शायद, बीकॉम में भी तो ऐसे होता है कि 5 यूनिट रहता है, ऐसे ही होता है क्या एग्जाम? तो वैसे ही उसमें 5 यूनिट था। तो भैया पूरा हमने तो पूरी बुक पढ़ी है, पूरा सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, आपको तो फिर भी एक चैप्टर पढ़ना है। तो इतना सोचो, इतना डीप में कम्युनिकेशन के बारे में लिखा गया है या एनालिसिस किया गया, ठीक है। चलिए अब इनके हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं। आपने जो कहा है वही चीज़ है, यहाँ भी देखना है, आपने जो कहा है वही चीज़ थोड़ा इलेबोरेट करके, अच्छे से एक्सप्लेन करके। चलिए क्या दिख रहा है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, emotions। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आदमी कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई आइडिया या थॉट्स या किसी प्रकार की कोई भावनाएं हैं, इमोशन है, वो क्या करता है, एक्सचेंज का मतलब समझिए, एक्सचेंज मतलब लेन देन। यहाँ पे एक्सचेंज वर्ड यूज क्यों किया है भैया? कम्युनिकेशन कोई वन वे प्रोसेस नहीं है। वन वे मतलब समझते हो ना, वन वे प्रोसेस नहीं है, 2 वे प्रोसेस है। आप रोड में खड़े हो जाओगे और बड़बड़ाने लग जाओगे तो आदमी चलता हो क्या बोलेगा, पागल है तो, खुद से बात करता है। तो कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस थोड़ी ना, कम्युनिकेशन तो क्या प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है ना। मूवीज में ही दिखाता है कि आदमी कांच के सामने खड़े होकर खुद से बात कर रहा है। कभी ऐसा ट्राई करोगे तो खुद के ऊपर हंसी आ जाएगी, क्या कर रहा है भाई, बहुत बेकार दिख रहा है ऐसा करते हुए, जा हट जा बैठ जा। तो ऐसा कोई करता तो है नहीं, तो इसलिए एक्सचेंज वर्ड यूज किया। एक्सचेंज क्यों, लेन देन। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन दोगे तो सामने से भी कुछ ना कुछ आएगा, है ना भैया। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडिया, थॉट या इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, अपने एक्सचेंज करते हैं। गाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी रहे हो तो ठीक है, पर क्योंकि अगर मैं स्लाइड ऊपर नीचे कर दिया तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। बुक नहीं भी, जब बुक आएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक नहीं भी आएगी तो जब आपका ग्रुप बनेगा ना BCR का, तो इसमें से हाईलाइटेड पॉइंट्स मतलब क्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो आपको कहाँ से कहाँ तक आंसर लिखना है, वो हाईलाइटेड किया हुआ मेरे पास PDF पड़ा है। क्यों, आपके पहले भी बैच चल रही है, अभी एक नवंबर बैच तो चल ही रही है हमारी, 2 बैच, तो उनको मैंने PDF भेजा है। तो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, शुरू से नहीं भेजूंगा, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा तुरंत आपको ग्रुप बना के उसमें PDF मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको राइट डाउन ज़रूर करें।
मैं पहले ही बोला हूँ लिखना, क्योंकि क्या होगा जैसे ही आपको पीडीएफ मिला, अगर वो पीडीएफ पढ़े रहेगा तो गया, फिर बात तो खत्म हो गई, पढ़ोगे ही नहीं तो फिर मैंने पहले ही बोला पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप वो पीडीएफ जैसे ही आपके पास आया, आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा नोट्स बना लिए, तो क्या हुआ, लिखते लिखते चीज़ें माइंड में भी चली गई, तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और एक बार लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये मेरा मानना है, आपको करना चाहिए। पर मेरे को पता है 70 में से 40 बच्चे नहीं करने वाले, मुश्किल से 20-30 बच्चे करेंगे। तो जो 40 बच्चे नहीं करने वाले वो बाद में भुगतेंगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा है ना भैया। चलिए, तो ये हुआ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब आगे, थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। ये इसका मतलब क्या, ये सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है। कौन सी सारी चीज़ों का, आइडिया, थॉट, दुनियादारी का। थ्रू मतलब किसका यूज़ करके, थ्रू मतलब होता है मीडियम। थ्रू यहाँ पे जो बाकी चीज़ें दी है ना, ये होती है मीडियम। मीडियम मतलब कौन से मीडियम का यूज़ करके आपने अपनी बात सामने वाले तक पहुँचाई। कौन कौन सा मीडियम दिया, इसके बारे में भी थोड़ा आगे है डीप। स्पीच, स्पीच मतलब बोलकर। सिग्नल मतलब हाव भाव से। राइटिंग लिखकर। बिहेवियर, है ना। तो बहुत सारे मीडियम होते हैं, बहुत सारे मीडियम होते हैं। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सिग्नल, सिग्नल वाले का एक एग्जांपल लेते हैं। सबके घर में गेस्ट आते भैया, गेस्ट आते कि नहीं सबके घर में, गेस्ट आते हैं। जैसे ही गेस्ट एंट्री किए, जैसे ही घर गेस्ट में एंट्री किए, आपकी मम्मी ने ऐसा किया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे ही गेस्ट ने घर में एंट्री की, मम्मी ने ऐसा किया, इसका मतलब क्या होता है, नमस्ते बोले। नमस्ते बोले, या फिर क्या करो, पैर छुओ। कैसे पता चला, मम्मी ने कुछ बोला तो नहीं, वर्बली तो कुछ नहीं बोला, सिग्नल दिया ना एक प्रकार से, बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ी। तो सिग्नल से मम्मी जो इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रही है वो आप तक पहुंच गई। तो आपको पता है, अगर आपने पैर नहीं पड़ा तो मम्मी का हाथ या पापा का हाथ आपके गाल पे पड़ जाएगा उनके जाने के बाद। यही हमने सिखाया है। क्या सोचेंगे वो, शर्मा जी का लड़का पैर भी नहीं छुआ, घर आए थे तो। और वही गेस्ट, जब सेम गेस्ट जाने के पहले आपको 500 का नोट देने की कोशिश करते, तो मम्मी का एक्सप्रेशन, नहीं लेने। अब देखो, ये भी तो इंफॉर्मेशन पहुंची है। तो ये भी एक प्रकार का क्या, कम्युनिकेशन है। तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन भैया। भले ये हमारे पेरेंट्स लोग का थोड़ा डबल स्टैंड होता था, जाते जब आए तब तो बढ़िया पैर पड़वा लिए, जब हमारे फायदे की बात आई तो पलटी। तो मैंने इसके लिए एक जोरदार स्कीम निकाली, आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। क्या होता है, जब हम मना करते तो ज़बरदस्ती पकड़ाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी गेस्ट आए, बढ़िया शर्ट या टी शर्ट ऐसा पहनो जहाँ पे ऊपर में जेब हो। क्या होता है उससे, गेस्ट क्या करता है, जेब में ढूंढ से डाल देता है। बस अब फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन। एक बार जेब में पैसा आ गया मतलब फिर तो अपना है। और अब तो अपन ऐसी उम्र में आ गया कि घर वाले, बचपन में तो बहुत अत्याचार होता था अपने साथ, एकदम अपन पहली दूसरी में रहते थे तो अगर कोई पैसा पकड़ा भी दिया तो मम्मी लोग, चलो हो गया। भले चॉकलेट अपने को खाने के लिए दिया जाता था पैसा, पर पूरा वो मम्मी पापा की तिजोरी में चला जाता था। गुल्लक में डाल रहे, वो गुल्लक कभी आपको बड़े होने के बाद मिलेगा ही नहीं। ऐसा कौन सा गुल्लक था जो जिसमें पैसा डाला और गुल्लक कभी दिखा ही नहीं। अब की उम्र ऐसी है जिसमें अपन थोड़ा, है ना भाई। तो ये क्या था एग्जाम्पल कि सिग्नल के भी। हाँ, क्या कोई बोला सर अगली बार पैसा ना दे तो पैर की जगह गला पकड़ लेना। पैर की जगह, बेटा ये देखो, ये 1.5 होशियार बच्चा है, ये 1.5 होशियार बच्चा। बेटा उसमें गलती गेस्ट की थोड़ी ना, गेस्ट तो आपको पैसा दे रहे हैं, घर वाले रोक रहे ना पैसा लेने से। तो अब तुम देख लो किसका गला पकड़ने की बात कर रहे हो तुम। हाँ भाई उदय, सर वो बुक में आप जो पॉइंट बोलेंगे वो बात भी करना है कि सब नहीं नहीं, मैंने बोला ना आपको हाईलाइटेड मार्क किया हुआ आपको मिलेगा। अभी जस्ट आप समझिए, आपको चैप्टर समझाया जा रहा है, आप जस्ट समझिए, मार्क किया हुआ हाईलाइटेड किया हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये गाइज ये तो मैंने एक मीडियम बताया, इस ऐसे बहुत सारे मीडियम है, बोलकर लिखकर, ये सब बहुत सारे मीडियम है ना, बहुत सारे मीडियम है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर एनकोड्स अ मैसेज। एक जन होता है सेंडर, जिसके मन में कुछ आया तो उसने क्या किया,
सेंडर एनकोड्स अ मैसेज। एनकोड का मतलब होता है मैसेज बनाने का प्रोसेस। एनकोड मतलब होता है मैसेज बनाने का प्रोसेस। भाई आपके मन में जैसे कोई बात आती है, अगर मन में कोई भी बात आती है तो आपका माइंड क्या करता है, दो चीज़ें करता है समझना। सबसे पहले तो एक लैंग्वेज आइडेंटिफाई करता है जिसके थ्रू आप बोलोगे, और दूसरा सेंटेंस फ्रेम करता है मन ही मन। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ क्या मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ घर से? नहीं, तुरंत ही अंदर अंदर सेंटेंस फ्रेम हो रहा है और निकलते जा रहा है। देख रहे हो कि नहीं? तो ये होता है एनकोडिंग का प्रोसेस। मेरे को जो बोलना है वो यहाँ पे फ्रेम होते जा रहा है, अपने आप निकलते जा रहा है। ये प्रोसेस होता है क्या? एनकोडिंग। तो एक सेंडर है जिसके मन में कुछ बात है, वो मैसेज को बनाया, एंड देन यूजिंग अ मीडियम, उसके बाद वो क्या सेलेक्ट करता है? एक मीडियम। अभी मैंने बताया मीडियम कितने प्रकार के होते हैं। ये दुनिया, ये पूरा स्पीच, सिग्नल, राइटिंग, ये सारे क्या है? मीडियम ही तो है, मीडियम है ना भैया? तो सेंडर के मन में मैसेज आ गया, उसने एक मीडियम सेलेक्ट कर दिया। अब अगर मन में बात आता है कि सर कौन सा मीडियम अच्छा होता है या कौन सा बुरा होता है, तो देखो कोई मीडियम अच्छा बुरा नहीं होता है, जगह जगह के हिसाब से डिपेंड करता है मीडियम। जैसे अभी मम्मी ने तो इशारे से बता दिया, क्यों? क्योंकि उनके सामने बोलते तो पता चल जाता ना कि बच्चा तो जबरदस्ती पैर पड़ रहा है, इसका अंदर से मन नहीं है इज्जत देने का। ये तो घर वाले बोल दिया करके आके पैर पढ़ लिया, नहीं तो पढ़ता ही नहीं है तो पैर। तो इसलिए सिग्नल के थ्रू काम बन गया। वैसे आप देखिए, आप लोग सबके दोस्त यार तो होते हैं, सबके दोस्त यार होते हैं ना भैया। आपके साथ कोई जोरदार घटना घटी, आपके साथ कोई जोरदार घटना घटी और आपको अपने फ्रेंड को बात बतानी है। जैसे फरवरी में एक बहुत जोरदार त्यौहार होता है, सबसे बड़ा त्यौहार होता है फरवरी में। तो उस त्यौहार में आपके साथ कोई घटना घटी, है ना भैया? सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली तो ओवररेटेड है। दिवाली को तो ज़बरदस्ती बड़ा त्यौहार मानते हैं, असली त्यौहार तो फरवरी में होता है। तो उसमें आपके साथ कोई घटना घटी, आप समझ सकते हैं, कुछ भी अच्छी घटना भी हो सकती भाई, ज़रूरी नहीं बुरी घटना ही हो, अच्छी बुरी दोनों घटना हो सकती। अब आपके साथ घटना तो घट गई, अब आपको अपने दोस्त को बताना है, तो आप क्या बोलते हो फ़ोन करके? भाई मिल। आप फ़ोन में नहीं बताते हो, आप भाई मिल, भाई तू सोच भी नहीं सकता तेरे भाई के साथ क्या हुआ, भाई मिल, भाई मिल के ही बताना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फ़ोन में बताने में उतना प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे। आप चाहते हो कि वो जो कम्युनिकेशन वो कैसा वाला हो? आमने सामने, फेस टू फेस। तो इसका मतलब ये बताने। अच्छा भैया एक चीज़ और, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, डू नॉट ट्राई दीज एग्जाम्पल एट एग्जाम ना भैया। मेरा जिम्मेदारी नहीं है एग्जाम में ये सब एग्जाम्पल ट्राई कर दिए तो फिर मार्क्स नहीं मिला तो मेरे को मत बोलना सर आप ही तो क्लास में एग्जाम्पल बताए थे, हम तो लिख के आ गए कि व्हेन गेस्ट अराइव्स पेरेंट्स शो स्टेयर्स एट यू, दैट मीन्स यू हैव टू टेक ब्लेसिंग्स। इस टाइप का नहीं करना है भैया, समझ रहे ना? ये तो अपन इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए चीज़ें, फनी वे में चीज़ें याद रहे, इसको एज इट इज छाप के मत आ देना एग्जाम में, नहीं तो बढ़िया गोला बना के स्माइल कर देगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि 0 नंबर मिला है, फनी वे में 0 नंबर भी दे देगा आपको। तो इस चैप्टर में जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, मतलब वहाँ एग्ज़ाम में आपको सिर्फ याद रखने के लिए कि हाँ भाई अगर समझ में एक्चुअल में होता क्या है तो ये सब एग्जाम्पल के थ्रू याद आ जाए। तो ये हुआ भैया। तो कोई चैनल अच्छा बुरा कोई नहीं होता है, सिचुएशन के हिसाब से जो आपको मीडियम सही रखता है आप उस मीडियम के हिसाब से क्या कर देते हैं, कन्वे कर देते हैं अपनी बातें। ठीक है, अब ये आप क्या किया, आपने मीडियम सेलेक्ट करके अपना जो मैसेज था सेंड्स इट टू द रिसीवर, वो आपने किसको भेज दिया? सामने वाले को, रिसीवर को, जिसके पास मैसेज पहुंच रहा है। टू द रिसीवर हु डिकोड्स इट। डिकोड करने का मतलब क्या होता है? मैसेज को समझने की कोशिश करना। आपने तो मैसेज भेज दिया, अब वो उस मैसेज को क्या करेगा? समझने की कोशिश करेगा। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सेंड्स बैक एप्रोप्रिएट फीडबैक या रिप्लाई। उसको जिस भी हिसाब से जो भी उसको मैसेज समझ में, आपने तो मैसेज भेज दिया, अब उसको मैसेज जो भी समझ में आया, जैसा भी समझ में आया, उसके हिसाब से अपना वो क्या तैयार करके आपको वापस भेज देगा? फीडबैक या रिप्लाई। ठीक है, बाय यूजिंग अ मीडियम, वो भी कोई मीडियम सेलेक्ट करके आपको क्या भेज देगा? अपना मैसेज या फीडबैक भेज देगा। ऐसा है। तो ये फिर गोल 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 घूमते जाता है, जब तक बात खत्म नहीं होती तब तक ये चीज़ पूरा बार बार चलते जाती है। तो ये भैया कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए, तो अपन अभी तक जितना, जब स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो होता है एक्चुअल में वो ये बात करना, पर एग्जाम में कम्युनिकेशन मीन्स टॉकिंग तो नहीं लिखेंगे, उससे 2 नंबर तो नहीं मिलेगा, नंबर ये लिखने से मिलेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़, थॉट्स, इन्फॉर्मेशन सामने वाले से एक्सचेंज करते हैं यूजिंग स्पीच, बिहेवियर, राइटिंग एक्सेट्रा। और उसमें क्या होता है कि सेंडर एनकोड करता है मैसेज, मीडियम को सेलेक्ट करके मैसेज भेजता है, जो रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर डिकोड करता है और फिर अपना क्या भेजता है? रिप्लाई। तो ये पूरा लिखेंगे तो अपने को 2 नंबर मिलेगा।
ठीक है भैया। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? बोलो। नो सर बोले कि यस सर बोले? नो सर बोले शायद। चलिए आगे बढ़े। ये एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट टाइप का, पर ये वाला फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे। आपको जो पीडीएफ मिलेगी ना, उसमें एक अच्छा सा फ्लो चार्ट मैंने बना के दिया है, जो पिछले स्टडी मटेरियल में था। वो मैं फ्लो चार्ट आपको दिखा देता हूँ। जो पिछले स्टडी मटेरियल में था, मतलब 2020 के स्टडी मटेरियल में, ये वाला फ्लो चार्ट तो बेकार है, फ्लो चार्ट एकदम। उससे अच्छा फ्लो चार्ट ये है, इसमें तो कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता है। ये वाला फ्लो चार्ट ज़्यादा बेटर है। ये फ्लो चार्ट आप देखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है। दिख रहा है क्या? ये देखिए, इसमें प्रॉपर आप देखिए कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया। सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ये आपको मैं जो पीडीएफ हूँ ना उसमें ऐड कर दिया हूँ, तो ये जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो ये एडेड रहेगा उसमें, ठीक है। देखिए सेंडर है, एनकोडिंग कर रहा है, फिर मैसेज बन गया, मैसेज बनने का चैनल सेलेक्ट हुआ, वो रिसीवर तक गया, रिसीवर ने फीडबैक डिकोड किया, मतलब समझा, फिर फीडबैक बना के चैनल यूज़ करके सेंडर को भेज दिया। जो बीच में आपको बैरियर नॉइज दिख रहा है ना, बैरियर मतलब होता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है, वो भी उसका भी टॉपिक है। बैरियर मतलब एक्चुअल में बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस को क्या करती है? रोकती है, हैम्पर करती है। तो वो उसका मतलब होता है आपका क्या? बैरियर। जिसमें से एक ये जो देखो, बैरियर अलग कलर से दिया है और नॉइस अलग कलर से दिया है। जो नॉइस है बैरियर का एग्जाम्पल है। अपन कभी गाड़ी में चलाते चलाते फ़ोन में बात करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए पर अपन करते हैं फिर भी। तो अगर अपन ट्रैफिक में बात करें तो कई बार होता है ना, आवाज़ नहीं आती सामने वाले को, फिर बोलता है कि सामने वाले भाई रुक के बात कर ले, घुर 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 आवाज़ हो रही है, हवा चल रही है, समझ में आ जाता है कि गाड़ी चलाते हुए बात कर रहे हैं। क्या है वो? एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है ना। तो वैसी चीज़ है। तो ये वाला फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये कितना सड़ा सा फ्लो चार्ट है। स्पीकर है, स्पीकर रिसीवर भी, रिस्पॉन्ड भी, ये बेकार एकदम, कुछ समझ में नहीं आ रहा ढंग से। तो अपन एग्जाम में आएगा तो वो वाला फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो कम्युनिकेशन है, बेसिकली द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन आर, बेसिकली मेन दो टाइप्स है, उसके अंदर फिर और टाइप्स है। मेनली जो दो टाइप्स आपको दिख रहे हैं क्या? बेस्ड ऑन चैनल। चैनल को ही क्या बोला जाता है? मीडियम। मीडियम और चैनल सेम चीज़ है ना, मीडियम और चैनल सेम चीज़ है। और दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस और स्टाइल। तो चैनल मतलब तो आपको समझा दिया गया था, मीडियम मतलब कि कौन सा मीडियम है, लिखना, बोलना, इशारे। पर्पस और स्टाइल मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से, देखो इसमें क्या दिया है? फॉर्मल, इनफॉर्मल। पर्पस और स्टाइल मतलब देखिए, आप सिंपल सा लॉजिक है, आप जिस तरीके से घर पे बात करते हैं या जिस तरीके से दोस्त यारों के सामने बात करते हैं, क्या आप सब जगह वैसे बात कर सकते हैं? नहीं। क्या आप जबकि जॉब लगेगी, ऑफिस में जाओगे तो भी वैसे ही बात करोगे? अबे क्या हाल चाल है, ओ छोटू, ऐसा बात करोगे आप? नहीं भाई। मैं एक टीचर हूं, तो मेरा बच्चों के सामने बात करने का तरीका अलग होता है, मेरी पर्सनैलिटी अलग होती है, पर दोस्तों के सामने तो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हो वैसे ही तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ होऊंगा। उतना भी बेकार नहीं भाई जैसा आप लोग होगे, तो मेरे को नहीं पता। अच्छा सर हमारे जैसे इतना भी नहीं भाई, पर हाँ मेरी दोस्तों के सामने अलग पर्सनैलिटी है और आप लोग के सामने अलग पर्सनैलिटी है। तो प्रोफेशनली जो पर्सनैलिटी होती है, जो कम्युनिकेशन किया जाता है, वो उसको कैसा बोला जाता है? फॉर्मल। क्योंकि आपका वहाँ पे जो पर्पस है, आपका जो रीज़न है, वो क्या है? फॉर्मल, प्रोफेशनल। और जो घर पे अपन दोस्त चार लोग के साथ करते हैं वो इनफॉर्मल। तो इसको भी आगे देखेंगे। तो दो टाइप्स होता है, एक होता है क्या? चैनल के हिसाब से, एक होता है पर्पस के हिसाब से, ठीक है। तो बेस्ड ऑन चैनल अपन आते हैं, बेस्ड ऑन चैनल अपन आते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है बेस्ड ऑन चैनल में, उसका समझते। चलिए उसके पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान से देखेंगे, ये वैसे भी आगे तक काम आएगी ना गाइस। ध्यान से देखो क्या लिखा है, आप इसका इंपॉर्टेंस समझना। लैंग्वेजेस आर द मोस्ट कॉमन मीडियम यूज टू कम्युनिकेट। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज ग्लोबली इज बिजनेस इंग्लिश। देखो इंग्लिश नहीं बोला है, समझो इस बात को, इंग्लिश नहीं बोला है। कौन सा इंग्लिश बोला है? बिजनेस इंग्लिश। इंग्लिश तो हमारा जेठालाल भी जोरदार बोलता है, पर वो बिजनेस इंग्लिश नहीं बोलता है। अगर कोई देखता होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो जोरदार बोलता है जेठालाल भी इंग्लिश, पर वैसा इंग्लिश आप चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। बिजनेस इंग्लिश मींस आ रहे हैं उस पर, आ रहा हूँ उस पर एक्सप्लेन में आ रहा हूँ भाई, है ना। तो बिजनेस इंग्लिश क्या होता है, पूरा उसी बारे में पैराग्राफ है ना। क्या बोल रहा है? इट इज़ द लैंग्वेज टाइप यूज्ड इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट।
such as international trade, commerce, finance, insurance, banking and many office settings. बेसिकली वो हुआ ना, जब आप जॉब में कर रहे हो तो आप बिजनेस इंग्लिश बोलते हो. इट इंटेल्स पूरा अपन जो पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको धीरे धीरे बिजनेस इंग्लिश का मतलब समझ में आता जाएगा. पूरा सब्जेक्ट आपको वही सिखाने वाला है. ये जो पूरा सब्जेक्ट एक्चुअल में आपको वही सिखाने वाला है कि आप एक्चुअल में प्रोफेशनली कैसे कम्युनिकेट करना है आपको. इट इंटेल्स क्लैरिटी, स्पेसिफिक वोकेबलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स. इसमें कुछ कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती है. क्लैरिटी मतलब साफ चीज़ें क्लियरली समझ में आनी चाहिए. स्पेसिफिक वोकेबलरी, कुछ वोकेबलरी स्पेसिफाइड रहती है. जैसे भैया लॉ में स्पेसिफिक वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स को आपको यूज़ करना ही है, उनके अलावा कोई दूसरे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स. बिजनेस इंग्लिश स्किल्स आर असेंशियल फॉर गेटिंग अहेड एट वर्क. मैंने बोला था ये आगे तक काम आएगा. ये सिर्फ इसको ऐसा मत, ये तो ज्ञान दे रहा है ज़बरदस्ती, हमको क्या करना है. ये इंपॉर्टेंट ज्ञान है. इम्प्रूविंग योर बिजनेस इंग्लिश वोकेबलरी एंड नॉलेज विल हेल्प यू वर्क मोर इफेक्टिवली and open up new career opportunities. Business English will help in developing your interview skills, write clear emails and increase your awareness of business topic and issues. Guys, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. आपको देखना यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं ना, सारे स्टार्टिंग से टीचिंग कर रहे हैं. मैं एक ऐसा आदमी, मैंने जो जॉब भी किया है. कैसा वाला जॉब? प्रोफेशनल वाला जॉब. टीचिंग जॉब तो अब कर रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल जॉब तो समझ. अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको समझना. मैं पूरा बचपन से लेकर कॉलेज तक मैंने रायपुर में ही पढ़ाई की है. उसके बाद मैंने 1 साल जॉब के लिए गया मैं अहमदाबाद. अब आपको ये जो सब चीज़ पढ़ाया जा रहा है ना, हमको ये सब नहीं पढ़ाया गया था कि बिजनेस इंग्लिश भी कुछ चीज़ होता है. आप हर कोई वर्ड, भले इंग्लिश का वर्ड हो, पर हर प्रकार के वर्ड्स आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते. तो मैंने 1 साल अहमदाबाद में जॉब की. उसके बाद मेरी इंग्लिश अच्छी मेनली स्ट्रांग हुई है. नहीं तो आप लोग, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, हो सकता है शौक भी लगे. मैं 5th या 6th तक तो हिंदी मीडियम में स्कूल में पढ़ा हूँ. 5th या 6th तक मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा. उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया और फिर कॉलेज वॉलेज तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगा. उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया है. और मैं जहाँ पे जॉब करता था, मेरे जो क्लाइंट्स थे वो यूके वाले थे. मतलब समझ रहे हो, आप बात ही नहीं कर सकते और कोई लैंग्वेज में. तो वहाँ से मेरी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हुई है. उसके बाद तो ये सब्जेक्ट मेरे को, क्योंकि आप सोचिए ना, मैं आपको बताया अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में, मैं 9 to 12 वालों को क्या पढ़ाता हूँ? मैथ, साइंस. तो ये सब्जेक्ट कैसे मिल गया? क्यों? जब मैं यहाँ पे आया था जॉब करने तो सर लोग को पता था कि हाँ, इसने ऐसी जगह जॉब की है जहाँ पे पूरा अंग्रेजी ही तमाशा हुआ है. और वो पूरा ऑफिशियल था एक्चुअली. आप देखिए, लिटरेचर नहीं है ये जो सब्जेक्ट है, लिटरेचर नहीं है. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है. तो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जानकारी होनी चाहिए, तब आदमी पढ़ा पाएगा. तो आपको देखो, इवन यहाँ पे लिख भी दिया है कि बिजनेस कम्युनिकेशन आपको इंटरव्यू स्किल में काम आता है. राइटिंग मेल, मतलब हर प्रकार का ऑफिशियली जो भी आप लिखेंगे सब जगह काम आएगा. इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ बिजनेस टॉपिक्स एंड इशू, मतलब पूरा फ्यूचर में बिजनेस इंग्लिश ही काम आने वाला है. बिजनेस इंग्लिश इज द लैंग्वेज यूज फॉर करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. अच्छा, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग मतलब बिजनेस से रिलेटेड आप जो भी रिपोर्टिंग करते हो. रिपोर्टिंग मतलब क्या? रिपोर्टिंग आप कैसे करोगे? ईमेल के थ्रू या वर्बली. बिजनेस में जो बातचीत होती है उसी को तो रिपोर्टिंग बोलते हैं. और क्या बोलते हैं? और कुछ तो नहीं बोलते. तो वहां पे सारी जगह बिजनेस इंग्लिश काम आती है. डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड बिजनेस इंग्लिश, किसी का एक जन का क्वेश्चन आया था, थोड़ा देखना शायद और आंसर मिले. वाइल बोथ आर काइंड ऑफ इंग्लिश एज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, द अप्रोच एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज टू आर डिफरेंट, वाइडली वेरी फ्रॉम ईच अदर. द अप्रोच फॉर द जनरल इंग्लिश leans more on basic conversational day-to-day use of words, while business English is a systematic and complex mode of speaking the said language. The business English is used in workplaces or offices for business communication. मतलब जो अपन डेली लाइफ में चला लेते हैं ना, वो होता है, मतलब ग्रामर नहीं भी आता तो भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में आना चाहिए. कहाँ वॉज लग रहा है, कहाँ इज लग रहा है, कोई माई बाप नहीं, कहीं भी वॉज लगा दिए, कहीं भी, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है. ऐसा नहीं, वो तो डेली लाइफ में हो जाता है. ठीक है. द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस इंग्लिश इन द फाउंडेशन कोर्स, ये दे दिया क्यों आया है अपने कोर्स पे. इट इज़ टू बी ऑब्जर्व दैट बिजनेस इंग्लिश इज द लैंग्वेज यूज इन द कोर पेपर ऑफ CA करिकुलम. जो कोर पेपर्स होते हैं, मतलब ये इको, लॉ, ये सब दुनियादारी, इसमें आपको बिजनेस इंग्लिश ही देखने को मिलेगी. Being proficient in the language will help in improved understanding of the core subjects and better presentation of answer in exam to maximize the score. समझ रहे इंपॉर्टेंस?
आप यहाँ पे समझेंगे कि चीज़ों को लिखते कैसे, प्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखने का तरीका, ताकि आपको एग्जाम में भी काम है। गोइंग फर्दर इट वुड हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद कॉलीग्स एंड बिजनेस एंटिटीज विद इन एंड आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। टू पुट इट in simpler terms, business English facilitates better understanding of formal workplace communication। घूम फिर के वही आया मैंने जो बोल रहा था कि आप जब जॉब करोगे, फॉर्मल आप टॉक्स करते हो तो ये काम आता है। ठीक है, अब टाइप्स में आते हैं। चलिए, अपन देख रहे थे कि कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, और बेस्ड ऑन सबसे पहले अपन देखने वाले थे चैनल पर, शायद 12 से 1 बजे तक क्लास है ना। तो आज क्योंकि इंट्रो था इसलिए अपना इंट्रो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अपन चैप्टर थोड़ा अब कल से तो चैप्टर ही पढ़ना है, इंट्रो तो हो ही गया, आप सब्जेक्ट के बारे में तो जान गए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब जब भी क्लास होगी मेरी, कल तो ऑब्वियसली छुट्टी, कल तो मेरा दिन है, मेरा नाम है वतन, कल सब जगह वही गाना बजने वाला है, ए मेरे वतन के लोगों, ए वतन वतन आबाद रहे तू, तो कल तो पूरा ही गाना, तो कल मेरे तरफ से आप लोग को छुट्टी। ठीक है भैया, 15 अगस्त की संडे स्पेशल भी है, तो कल तो छुट्टी रहेगी। अब जब भी क्लास रहेगी तब देखा जाएगा। तो भैया आज तो अपन ने सिर्फ कम्युनिकेशन देखा, अब प्रॉपर अपन पूरा सब्जेक्ट पे नेक्स्ट क्लास से इन्वॉल्व हो जाएंगे। आज की क्लास से या किसी भी रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कृपया पूछे, सब्जेक्ट से रिलेटेड ना। हैंड रेस करेंगे। हाँ ईशा। सर नोटबुक कितने पेजेस का बनाना है इसका? हाँ 100 पेज का बना लो, 100-150 पेज चलेगा। ओके। हाँ भैया ये तो बता, मेरे को लगा था पता ही होगा, पर इसने तो सिर्फ पेज का क्वेश्चन पूछा। कई लोग के मन में तो ये भी होगा सर सर अलग से कॉपी बनाना है क्या? मैं बोला ना बच्चे मासूम होते हैं, सर अलग से भी कॉपी बनाना है? ओ अलग से बनाना है भैया, वो बचपना मत करना कि आगे लॉ चल रहा है पीछे इंग्लिश चल रहा है, दोनों आके एक जगह मिल गए। लॉ और इंग्लिश का संगम नहीं करवाना है अपने को, 2 अलग अलग कॉपी बनाइए। इंग्लिश की हालांकि छोटी बनेगी, लॉ का आपको टीचर आपके बता देंगे, 100-150 पेज में हो जाता है। लंबी वाली कॉपी बनाना है, आप छोटी वाली मत बना देना, कॉलेज कॉपी जो A4 साइज। ऋषभ। सर BCR सब्जेक्ट है सर, ये इंटर और फाइनल में भी है क्या? नहीं, बस यही मैंने बताया ना, इंटर और फाइनल में तो सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स है। ये तो जस्ट आपको ये सब चीज़ें बाद में पढ़ाने में टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। रीज़न मैंने बताया था ना, ये सब चीज़ें, ये सब इस टाइप का सब्जेक्ट जो आपको इंग्लिश जनरल सिखा रहा है, इस टाइप की इस सब को पढ़ाने में आगे टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगे आपको पूरा आपको कोर CA का सब्जेक्ट पढ़ाना है बहुत सारा, इसलिए इसको फाउंडेशन में रख दिया, ये मैंने बताया था। हाँ ओके सर। एकांश। सर आप बोल रहे हैं कि PDF चैप्टर खत्म होने के बाद भेजेंगे, तो नोट्स उसी के बाद बनाने हैं? हाँ जिस दिन चैप्टर, उसी लिए उसका कारण वही है, क्योंकि देखो जब तक चैप्टर चलेगा ना, अब जैसे मैं अगली क्लास में आऊँगा, अगली क्लास में आते साथ पहले मैं एक बार कम्युनिकेशन का क्या होता है उसको रिवाइज करा दूंगा ओरली, तो डेली रिवीजन तो मैं करा रहा हूँ। चैप्टर खत्म होने के बाद जब आप लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि वैसे तो डेली मैं रिवीजन करा रहा हूँ, चैप्टर खत्म होने के बाद जब आप लिखोगे ना तो एक एक्स्ट्रा रिवीजन होगा, साथ में लिखा भी जाएगा। इसलिए मैं चैप्टर जब 4 दिन का चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, हो सकता है 3 में भी खत्म हो जाए, पर 4 दिन क्योंकि पहला दिन पूरा इंट्रो में चला जाता है सब्जेक्ट को समझाने में, अब इसके बाद कितना 3 दिन और लगेगा और अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्लासेस, जैसी 3 क्लासेस और लगेगा, 3 दिन मतलब 3 क्लासेस, जब भी 3 क्लासेस हो उसके तुरंत बाद आपको जैसे ही तीसरी और एंड हुआ तुरंत आपको PDF मिल जाएगा, आपको लिख लीजिए, 2-3 दिन आप भी लगाइए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर जो BCR सब्जेक्ट है टोटल कितना टाइम लेता है फिनिश होने में? फिनिश होने में देखो राइटिंग, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, वो थोड़ा बहुत राइटिंग स्पीड पे भी डिपेंड करता है, पर स्टैंडर्ड जो अपन बांटें तो सिंपल सा लॉजिक है, हमेशा मैं इसी को बोलता हूँ। आपका सब्जेक्ट है 100 नंबर का, लॉ और BCR कितने परसेंटेज वाइज भी देखोगे तो 60% और कितना परसेंट है 40%, तो टाइमिंग भी वैसे ही डिवाइड होती है। 3 घंटा होता है, 3 घंटा मतलब 180 मिनट्स, 180 मिनट्स का 40% निकालोगे ना तो आता है 12 मिनट, सॉरी एक घंटा 12 मिनट मतलब 72 मिनट्स निकाल लेना। इतना परसेंट निकालना आना चाहिए भैया, अकाउंट्स में भी काम आएगा, गणित में भी काम आएगा। इतना गणित नहीं आएगा तो कैसे करोगे जीवन में, परसेंट निकालना आना चाहिए। 180 का 40% निकाल लेना, 72 ही आएगा। तो 1 से 1.25 घंटा, जिसकी राइटिंग स्पीड अच्छी है उससे 1 घंटे में भी बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा राइटिंग स्पीड और घर से लिखने की प्रैक्टिस, मैं इसलिए बोला था ना प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस रखती है।
नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होगा, आप पहली बार ही लिखोगे, ख़त्म हो गया, फिर तो ख़त्म। वो नौबत आ जाती है ना कि इन्विजिलेटर खींच रहा है पेपर हवा में, तब भी आपका पेन चल रहा है ऐसे खींचाते तक, वो वाली नौबत आ जाती है फिर, अगर घर से प्रैक्टिस करके ना जाओ तो। नहीं तो फिर पेपर चले गया, आपको बाद में रियलाइज़ हो रहा है पेपर तो चले गया, मैं बेंच में लिखे जा रहा हूँ, वैसा नौबत आ जाएगा फिर। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ रिटर्न प्रैक्टिस। हाँ, एनीथिंग एल्स? चलिए, तो आज के लिए अच्छा हनी बेटा, अब एक सेकंड ना, हैंड रेस सब करके रख लो, एक एक करके बोलते जाऊंगा, तो ऐसा नहीं कि एक जन का खत्म होगा तब दूसरा हैंड रेस कर रहा है, हैंड रेस सब एक साथ कर लो। हाँ हनी, सर इसमें सिर्फ एक ही कॉपी बनाएंगे ना? हाँ एक ही कॉपी में हो जाएगा, मैं बोला ना, नहीं ज़्यादा नहीं लगेगा कॉपी, बहुत सारी चीज़ तो बुक में ही है, बहुत सारी चीज़ अपने को बुक से ही पढ़नी है, लिखी लिखाई, तो 150 पेज की कॉपी में काम बन जाएगा। सारा कॉपी चेक कर दोगे सर? नहीं बेटा, ये स्कूल थोड़ी ना बेटा, हालांकि दूसरे टीचर्स पर सामने रहते तो वो पॉसिबल भी होता, पर अपन सामने भी नहीं है तो, और ये है इंग्लिश और स्कूल भी नहीं है कि बढ़िया कॉपी चेक हो रही है, सील साइन के लिए जा रही है, कंप्लीट होना चाहिए, कॉपी नहीं हुआ तो खड़े करा रहे हैं, ऐसा नहीं ना। अब देखो मैं फिर बोला था ना, मैं हमेशा फ्रैंकली बोलूँगा मैं, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहोगे, अगर आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं हुई तो आपका नुकसान है, हमारा कुछ नहीं जाता। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप हमको फीस दे दोगे, हम 100 क्या 110% मेहनत करके आपको पढ़ा देंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, सीधी बात। और ये चीज़ आप समझो, क्या होता है ना, बच्चे बाकी सारी चीज़ों में तो बहुत बड़े अपने आप को दिखाते हैं, बट जहां पे उनके करियर की बात आती पता नहीं क्यों बचपना दिखाते हैं। तो भैया वो गए बड़े, छोटे नहीं हो, वो वाला बात अब मत रखो कि अब मैं 12 बजे पढ़ने बैठूंगा, चल ना 10 मिनट और, 1 बजे बैठ जाऊंगा पढ़ने, अरे चलो 2 बजे तो बैठ ही जाऊंगा, चलो ठीक है यार अब कल बैठ जाऊंगा पढ़ने, वो वाला अब नहीं रहा भैया। एक तो ये अदरवाइज मत लेना, पर एक तो ये 12th में एग्ज़ाम नहीं हुआ वो बहुत गलत हो गया, एग्ज़ाम तो होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बिना एग्ज़ाम हुए जो मिल गया वो एक गलत हो गया बहुत, आप लोग की आदत छूट गई एग्ज़ाम देने की, वो भी प्रॉपर। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो सब कैसा देते हैं आपको पता ही है, आप लोगों ने भी दिया ही है 12th में, मैं भी 11 12 पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता है बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मेरे को भेजते सर इसका आंसर बताओ ना जल्दी, टेस्ट चल रहा है, फिर मेरे को उनको भगाना, मतलब क्लास में पढ़ाया उसके बाद मैं आंसर दूँ। तो ऑनलाइन तो आप जानते कैसा चल रहा है जीवन, और वैसा ही अगर चलेगा तो आपको समझना ज़रूरी है, आपके करियर के हिसाब से बहुत नुकसानदायक है। अब वो ऐसा नहीं रह गया कि 12, देखो बचपन से बताया जाता है कि 10वीं तक अच्छा मार्क्स ला लो, 10th में अच्छा मार्क्स आ गया तो पसंद का सब्जेक्ट मिलेगा, फिर बताया जाता है 12th में अच्छा मार्क्स ला लो, 12th में अच्छा मार्क्स आ गया तो आगे अच्छा। सच ये है, कॉलेज मिलेगी। हाँ वही अच्छा, सच ये है कि असली रेस चालू होती है अब। 10वीं में कैसा भी मार्क्स आया चल जाता है, 12वीं में कैसा भी मार्क्स आया चल जाता है। अगर आप 12वीं तक सीरियस नहीं भी थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 पैसे का दिक्कत नहीं है। पर अब अगर सीरियस नहीं होगे, अब ऐसा नहीं है ना कि सीए अच्छे से कर लो इंटर, नहीं, सीए अच्छे से ही करना है, फाउंडेशन से ही आपका इंटर का क्या बन जाता है, बेस। भले मैं कॉमर्स वाला नहीं हूँ बट मेरे को आइडिया तो है, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ तो पता तो है ना कि सीए फाउंडेशन बेस है। ऐसा नहीं कि अब सीए में ठीक ठाक हो जाएगा तो इंटर में सीरियस नहीं, अब सीरियस हो जाओ। 5 साल सिर्फ सीरियस रहोगे ना, जोरदार जीवन। क्योंकि बेटा ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, जैसे गोयल सर आपको पढ़ाएं, प्रवीण सर पढ़ाएं, सर आपको लगता होगा सर लोग बहुत कमाते हो, हर सीए उतना नहीं कमाता। 10-12 हज़ार वाला सीए भी होता है महीने कमाने वाला, और 1-2 लाख रुपए महीना कमाने वाला भी सीए होता है। कैसे आता है डिफरेंस, कैसे आता है? पढ़ाई से, किसका बेसिक ज़्यादा क्लियर है। बाकी डीप तो सर लोग बताएंगे, पर वही होता है। ऐसा नहीं कि हर सीए जवाब, हर नाम के आगे सीए लगाना आपका मोटो नहीं होना चाहिए, चीज़ समझो आप। नाम के आगे सीए तो किसी के भी लग जाता है, 4-4 5-5 बार में भी लग जाता है, आप लोग खुद जानते होंगे। फाइनल निकाल रहे 4 बार में, नाम के अंदर सीए लग गया हो गया, नहीं। नाम के बाहर, नाम के सामने सिर्फ सीए लगाना आपका मोटो नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ चीज़ है भैया। आपका मोटो होना चाहिए कि आपके सैलरी के आगे जितना ज़्यादा क्या लग सके, पीछे सॉरी आगे नहीं, सॉरी पीछे जितना ज़्यादा जीरो लग सके उतना ज़्यादा जीरो लगाना है अपने को, वो होना चाहिए मोटो। पर लोग मोटो गलत लेके चलते हैं, सामने सीए नहीं, वो मोटो नहीं है, वो तो छोटा मोटो है, वो तो स्मॉल टाइम ये होना चाहिए। उस चीज़ की अभी एकदम सीरियस होने का सही टाइम है। मैं बता रहा हूँ 12वीं तक, अगर 12वीं में अगर 70-80% भी आ जाता ना तो कुछ नहीं होता,
अगर आपको सीए करना है तो हाँ, कुछ कॉलेज जो कॉलेज टारगेट, जैसे डीयू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एडमिशन चाहिए तो 90+ चाहिए रहता है। बट सीए में कभी ऐसा है क्या, आपको पता है क्या, रजिस्ट्रेशन में थोड़ी नहीं पूछता है कि कितना परसेंट आया, नहीं, 60-70 वाला भी सीए बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीरियस होने का सही समय। अब अगर सीरियस नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता है जीवन में, ये सच बात है एकदम। बचपन में तो क्या बच्चे लोग को बेवकूफ़ बना के, अरे चल 10वीं तक अच्छे से पढ़ लेगा, फिर 12वीं तक अच्छे से पढ़ लेगा, बेवकूफ़ बनाया जाता है, कुछ नहीं। विशाल जल्दी बोलो। सर अपने एग्जाम में पहले लॉ और फिर इंग्लिश लिखना है ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। इस चीज़ का आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, इस चीज़ का आंसर मैं दूंगा जब थोड़ा सिलेबस हो जाएगा। ये आंसर दूंगा ही मैं, ऐसा मत सोचो कि सर भूल गए आप, तो ये को आप नहीं पूछ, कोई ना कोई पूछ लेगा, कोई नहीं भी पूछा तो मैं इसका जवाब देता ही हूँ, है ना, उसका जवाब मिलेगा आपको धीरे से। अभी तो अपन स्टार्ट ही बस किए ना। घबराओ मत ज़्यादा, कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा। अगर क्वेश्चन अराइज भी हो रहा है तो उसको थोड़ा सा भी क्यों देखो, आज पहला क्लास है, हर क्वेश्चन का आंसर मैं आज क्लास नहीं दे सकता, क्योंकि फिर उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं रहेगा, है ना। तो आप क्वेश्चन अपने लिख के रख लो ना, क्या है, कॉपी बनाओगे ना, कॉपी के सामने लिखते जाना, ये क्वेश्चन हमको सर से पूछना है, और जिस क्वेश्चन का आंसर मिलते जाएगा आपको राइट कर करके उसको आपको आंसर, आप जितना फीस दिए हो ना उससे 50 रुपये का ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को, टेंशन मत लो, और उससे ज़्यादा ही ज्ञान दे के जाऊँगा, ठीक है। चलिए, आप लोग की क्लास होगी अब मैथ्स वैथ्स की, तो जो भी क्वेश्चन है अगली क्लास भी है अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ाद होके घूमिए कल एक दिन के लिए, फिर आपको बंधक बन के पढ़ाई करना है। चलिए बाय बाय।